हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहां पर यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी है 36वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग सभी मध्यकालीन विदेशी यात्रियों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री भारत आए या फिर जो मध्यकाल में यात्री आए या फिर जो आधुनिक काल में जो भी विदेशी महत्वपूर्ण यात्री यहाँ पर आए हैं, उनके संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा से प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर मुख्यतः 3-4 चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि कोई यात्री किस देश से आया, किसके शासनकाल में आया, यानी कि भारत में उस समय किसका शासन था, या फिर सीधा वो किसके राज्य में आया, और उसके आगमन का वर्ष। तो 3 चीजें ये पूछी जाती हैं। बाद बाकी यहां से जो सबसे टफ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके क्रम को लेके, कि आपको 4 विदेशी यात्री दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनके आगमन के मतलब इनके आगमन के क्रम में उपरोक्त विदेशी यात्रियों को व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके से प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खूब पूछा जाता है। या फिर यहां से जो सुमेलन वाला क्वेश्चन है वो भी बन सकता है कि एक तरफ आपको विदेशी यात्री दे दे, उनसे संबंधित देश दे दे, या फिर विदेशी यात्री और किसके शासनकाल में आया इस तरीके से पूछ ले, या फिर उनके आगमन वर्ष के आधार पर क्वेश्चन बना दे। तो कैसे भी करके क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर हम लोग एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, ये चीजें तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग यहां पर इनके संदर्भ में अन्य जो तथ्य हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुलेमान की। देखो, एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो 750 ईस्वी से लेकर और जो 1200 ईस्वी तक का जो काल है उसे हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो आप देखेंगे देवपाल हुआ जो बंगाल के पाल वंश का शासक है, फिर महपाल प्रथम हुआ, उसके बाद महमूद गजनबी है। तो ये जो शासक हैं ये कब थे? ये पूर्व मध्यकाल में थे। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सोचें कि ये देवपाल ये तो प्राचीन काल का हो गया, तो प्राचीन नहीं बल्कि ये पूर्व मध्य काल का है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा काल के विभाजन के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सुलेमान की। तो सुलेमान कहां से आया था? अरब से आया था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था या फिर किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था देवपाल के शासन काल में। और ध्यान रखना, ये बंगाल के पाल वंश का शासक था, तो ये भी ध्यान रखना। और कब आया था सुलेमान? तो ये आया था 857 ईस्वी के लगभग। लगभग लिखा हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट डेट का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, तो लगभग आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल मसूदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां से आया? ये आया था इराक से। ठीक है, और कहां यानी कि किसके शासन काल में आया? तो ये आया था महपाल प्रथम के शासन काल में, जो कि बंगाल के पाल वंश का ही एक शासक था। और किस वर्ष आया था? तो ये आया था 915 ईस्वी में। अब अल मसूदी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि ये इतिहासकार के साथ भौगोलिक चीजों का भी विद्वान था, यानी कि इसे भूगोल के विषय में भी काफी ज्ञान था। इसीलिए आप देखेंगे तो इसने अपनी रचना में वर्षा का विवरण दिया है, मानसून के बारे में लिखा है, ठीक है, समुद्री धाराओं के बारे में लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अल मसूदी था उसे इतिहास के साथ साथ भूगोल की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। और अल मसूदी ने अपनी रचनाओं में वर्षा, मानसून और समुद्री धाराओं जैसे भौगोलिक टर्म की भी चर्चा
की है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो अल मसूदी है इसे अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। ठीक है, अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। हेरोडोटस आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है और अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अल बरूनी की। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल बरूनी फारस का था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कब? 1024 ईस्वी में। ठीक है, अब अगर हम लोग अल बरूनी की बात करें तो सबसे पहले जो इसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए वो ये कि यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था और संस्कृत भाषा का भी इसने अध्ययन किया था, क्योंकि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद ही कोई पुराण पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वो था कौन? अल बरूनी। और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था 1024 ईस्वी में। बाद बाकी इसने संस्कृत भाषा का भी डिटेल में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और बाद बाकी अल बरूनी ने जो भी भारत में देखा तो उसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, तो भारत में जो भी अल बरूनी ने देखा उसका वर्णन इसने अपनी किताब उल हिंद में किया है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि महमूद गजनबी के साथ सिर्फ अल बरूनी नहीं आया था, बल्कि दो लोग और आए थे जो कि इतिहासकार थे। एक था उतवी, ठीक है, और एक था फिरदौसी। ठीक है, तो ये दो लोग भी महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखना ताकि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर बने तो आप बता सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई अल बरूनी की, साथ में आपने उतवी और फिरदौसी का नाम भी सुन लिया, इसको याद रखना। उसके बाद मार्को पोलो। तो मार्को पोलो इटली का निवासी था जो कि दक्षिण भारत में पांड जो शासक थे उनके दरबार में आया था। कब? 1288 में। ठीक है, इसके बारे में और कोई विशेष बात जानने के लिए नहीं है। उसके बाद इब्ने बतूता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। कब? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी को पता होगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी के काल में मोरक्को से इब्ने बतूता भारत आया था। बाद बाकी इब्ने बतूता जो था वो बहुत ही एक अनुभवी व्यक्ति और इतिहासकार था। इसी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना कि इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और फिर इसे अपना दूत बनाकर कहाँ पर भेजा था? चीन में भेजा था। ठीक है, और इब्ने बतूता ने जो भी भारत में देखा उसका वर्णन जो इसने किया है वो किया है रेहला में। तो इसकी किताब का नाम क्या है? रेहला। तो 3 फैक्ट याद रखना। बाद बाकी तो ये तो याद ही हो गए होंगे आपको कि मोरक्को से आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और कब आया? 1333 ईस्वी में। बाद बाकी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
फिर अपना दूत बनाकर इसे चीन भेजा और जो कुछ भी भारत में इब्ने बतूता ने देखा उसे अपनी किताब रहला में लिखा। तो इसकी रचना क्या है? रहला। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपके सामने यात्री है उसका नाम है निकोलो डी कांटी। तो निकोलो डी कांटी की बात करें तो यह इटली का निवासी था जो देवराय प्रथम कौन था? जो विजयनगर साम्राज्य था उसी का यह शासक था। ठीक है। तो विजयनगर शासन के अंतर्गत जो देवराय प्रथम शासक था उसी के शासन काल में निकोलो कांटी भारत आया था। कब? 1420 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला है अफानासी निकितन। तो ये कहां से आया था? ये आया था रूस से और यह बहमनी शासन में आया था। कब? 1442 ईस्वी में। अच्छा, आप सभी को ये तो पता ही होगा, चाहे ये बहमनी गणराज्य हो, ठीक है, या फिर विजयनगर हो, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगा तो बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें आप देखेंगे विजयनगर है, बहमनी है, जौनपुर है, कश्मीर है। ठीक है। तो वही ये शासक थे सब बहमनी के, कुछ विजयनगर के। इन्हीं के काल में ये विदेशी यात्री आपको भारत आते दिखेंगे। उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था। कहां से? फारस से। ठीक है। और यह है किसके? देवराय द्वितीय, वही विजयनगर वाला। ठीक है। कब? 1443 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखो बारबोसा, ये कहां से आया था? ये आया था पुर्तगाल से। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। कब आया था? 1516 में। बारबोसा पुर्तगाल से आया विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में। कब? 1516 में। बाद बाकी इनके संदर्भ में कोई बहुत विशेष बात ऐसी नहीं है जो कि जानने लायक हो। जहां जहां जानने लायक है, जैसे कि यहां पर थी, तो वहां मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। ठीक है। उसके बाद डोमिंगो पायस, ये कहां से आया था? ये भी पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। कब? 1520 में। ठीक है। उसके बाद फर्नो नून्स की बात करें तो यह पुर्तगाल से आया था विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल में। कब? 1535 में। तो विजयनगर में काफी विदेशी यात्री आए हैं। निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नो नून्स। तो इनके क्रम को विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि निकोलो डी कांटी इटली से आया देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में। अफानासी निकितन रूस से आया, सॉरी ये तो बहमनी में आया था, तो इसको अलग से ध्यान रखना। उसके बाद अब्दुल रज्जाक की बात करें, फारस से आया देवराय द्वितीय के दरबार में 1443 में। फिर बारबोसा पुर्तगाल से आया कृष्णदेव राय के दरबार में 1516 में। उसके बाद डोमिंगो पायस आया पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के दरबार में 1520 में। फर्नो नून्स आया पुर्तगाल से अच्युत राय के दरबार में 1535 में। तो इसे विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो रॉल्फ फिंच, ये कहां से आया? ये एक अंग्रेज था, ब्रिटेन से आया था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। कब? 1588 में। बाद बाकी जो रॉल्फ फिंच है वो फतेहपुर सीकरी और आगरा में अकबर से मिला था, और रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज भी है। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन है? रॉल्फ फिंच, जो कि ब्रिटेन से आया था
अकबर के दरबार में। कब? 1588 में। उसके बाद देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, ये भी ब्रिटेन से आया था जहांगीर के काल में और 1608 में। अब देखो थोड़ा सा इसके संदर्भ में समझना जरूरी है। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो जेम्स प्रथम, ये कौन थे? ये थे ब्रिटेन के सम्राट, और इन्हीं का दूत बनकर यह अकबर के नाम का पत्र लेकर भारत चला था, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर यह जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचता है। और ये किसके? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, ध्यान रखना। और क्यों आया था? क्योंकि इसे व्यापारिक अधिकार चाहिए थे। ठीक है, व्यापारिक अधिकार की अनुमति लेने यह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया। ठीक है, मनसबदारी प्रथा आप सभी को पता होगी, मुगल काल में चलती थी। तो 400 का मनसब दिया। 2 उपाधियां भी थी। कौन सी? 2 उपाधियां इसे दी। फिरंगी खान की उपाधि दी इसे, ठीक है, और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, 2 उपाधियां दी, फिरंगी खां, इंग्लिश खान। 400 का मनसब भी दिया, लेकिन जो ये विलियम हॉकिंस था किसी भी तरीके का व्यापारिक अधिकार पाने में असफल रहा, यानी कि जहांगीर ने इसको कोई भी व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जब विलियम हॉकिंस असफल हो गया तो फिर जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है, कब? 1615 में। और ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और इसने जहांगीर से व्यापारिक विशेषाधिकार मांगे। तो आप देखेंगे कि जहांगीर ने इसको भारत में व्यापारिक विशेषाधिकार दिए, और तभी आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में पहली अपनी स्थायी व्यापारिक जो कोठी थी, सूरत में शायद उसकी स्थापना की थी। ठीक है, बाद बाकी यहाँ से एक टर्म और याद करने लायक है, जो कि ये है कि जो टॉमस रो था वो एक फादर कह लें या पादरी कह लें, उनके साथ यहाँ पर आया था। उनका नाम था एडवर्ड टेरी। ठीक है, तो जो टॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में फादर या फिर पादरी कह लें एडवर्ड टेरी के साथ में आया था। तो एडवर्ड टेरी का नाम भी बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। आगे बढ़े तो आगे है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ये हॉलैंड यानी कि डच निवासी था, जो कि जहांगीर के दरबार में 1620 में आया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? पीटर मुंडी की। तो पीटर मुंडी की हम लोग बात करें, ये कहाँ से आया था? ये आया था इटली से। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। कब? 1628 में। बाद बाकी पीटर मुंडी ने जो शाहजहां के काल में अकाल पड़ा था उसकी चर्चा अपनी रचनाओं में की है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस विदेशी यात्री ने शाहजहां के काल में पड़े अकाल की चर्चा की है? तो उसका नाम है पीटर मुंडी, जो कि इटली से आया था। ठीक है, उसके बाद अगला है बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। तो इसकी हम लोग बात करें तो ये आया था कहाँ से? फ्रांस से। किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। और कब आया था? 1630 में। ठीक है, बाद बाकी आप लोग ध्यान रखना कि बैप्टिस्ट जो ट्रेवनियर था वो एक जौहरी था। जौहरी आप लोग सभी जानते होंगे, हीरे की परख करने वाला। तो ट्रेवनियर एक जौहरी था, और भारत के जो हीरे थे, ठीक है, भारत के जो हीरे थे और हीरों की जो खदानें थी, इन दोनों का विवरण बैप्टिस्ट ट्रेवनियर के द्वारा किया गया है। तो
तो इसके संदर्भ में याद रखना, बैप्टिस्ट जो ट्रेवनियर है वो फ्रांस से आया था शाहजहां के दरबार में 1630 में, और यह एक जौहरी था यानी कि हीरों की परख करने वाला, और भारत में जो हीरे थे और जो हीरों की खदानें थी उनके संदर्भ में इसने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो निकोलो मनुची। ठीक है, तो निकोलो मनुची की बात करें तो यह इटली का निवासी था जो कि शाहजहां के दरबार में आया था। कब? 1654 में। और 1654 में आप देखेंगे तो उसी समय पर यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर दारा शिको जो कि शाहजहां का ही एक पुत्र था, और औरंगजेब वो भी शाहजहां का पुत्र था, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो निकोलो मनुची जब भारत आया तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो दारा शिको था उसकी सेना में इसने तोपची की नौकरी की। ठीक है, किसकी नौकरी? तोपची की, ये पूछा गया है। तो निकोलो मनुची ने सबसे पहले दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की, यानी कि जो तोप चलाने वाला होता है, और फिर जब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो इसे मुगल शासन में चिकित्सक नियुक्त किया गया। ठीक है, क्योंकि इसे चिकित्सा की भी जानकारी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना दारा शिकोह की सेना में ये तोपची बनता है, और फिर मुगल काल में जब औरंगजेब का शासन आ जाता है तो यह चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद अगला है फ्रांसिस वर्नियर। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से आया था? ये आया था आपका फ्रांस से, और किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में 1656 में। ठीक है, और ध्यान रखना बर्नियर भी एक चिकित्सक था। ठीक है, तो ध्यान रखना जो बर्नियर था वो चिकित्सक था, और जो टेवर्नियर था वो क्या था? वो जौहरी था। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। बाद बाकी निकोलो मनुची ने तोपची की नौकरी की, किसके यहाँ? दारा शिकोह की सेना में, फिर मुगल शासन में ये चिकित्सक बन गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए सभी मध्यकालीन विदेशी यात्री। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप इन वीडियोस को लगातार देखिए, किसी भी संशय में मत रहिए कि यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, या फिर पूछा भी जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब अगर आप इस संशय में हैं तो बिल्कुल मत रहिए, संशय हो भी तो प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक से कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, हर चीज़ को समझिए, रिपीट मोड में वीडियोस को देखिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएं, और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, साथ में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।